हेलो आदाब, खास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी हां, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। और चलती रहेगी जिंदगी में आज का मौजू है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन से जुड़े हुए सवालात के जवाब देने के लिए एक ख़ास पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा आपसे कुछ देर बाद। तो तमाम नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ना सिर्फ हम अपने एक्सपर्ट से सवाल करेंगे बल्कि आप भी उनसे जुड़ सकते हैं। और ज़रिया है फ़ोन लाइन नंबर, तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को आप अपने फ़ोन पर डायल करें और हमसे रब्ता कायम करें। और वैक्सीनेशन के हवाले से जो आपके मन में सवाल हो, दिल में सवाल हो, डर हो, जो भी चीज़ें हैं वो आप तमाम सवालों को पूछ सकते हैं हमारे पैनलिस्ट से। तो आज का मौजू है वैक्सीनेशन। जैसा कि पहले मैंने कुछ देर पहले कहा, वैक्सीनेशन के हवाले से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना के दौर में वैक्सीनेशन की कितनी बड़ी अहमियत है, इस पर भी गौर फिक्र किया जाएगा, तबादले ख्याल किया जाएगा। और हर प्लेटफॉर्म से यही कहा जा रहा है कि आप कोविड से बचने के लिए, कोविड की लहर से बचने के लिए ज़रूर वैक्सीनेट खुद को कराएं और आप अपनों को वैक्सीनेट कराएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन फॉर ऑल, वो भी मुफ्त में फ्री वैक्सीन देने की बात कही है। 21 जून से इसकी शुरुआत होगी। इससे पहले हमने देखा कि इस पर कई तरह की सियासत भी हुई, लेकिन वैक्सीनेशन के मुफ्त होने के बाद इसका खैर मकदम भी किया जाने लगा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और ख़ास डॉक्टर मौजूद हैं जिनका तारुफ करा दें। हमारे दरमियान डॉक्टर अरुण के शर्मा साहब, जो कि डायरेक्टर हैं ICMR NIIRNCD जोधपुर, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान आपसे कुछ देर बाद जुड़ने वाली हैं, जिनका तारुफ करा दे, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी साहिबा, जो कि कुछ देर बाद अब विंडो में नज़र आएंगी, जो कि सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। उनका भी हम उस वक्त स्वागत करेंगे जब वो हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर अरुण साहब, सबसे पहले आपसे सवाल यही करना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला चल रहा है, सेकेंड फेज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी हम ये देख रहे हैं, रोज़ाना जब हम खबरें पढ़ते हैं तो लोगों में डर है। कहीं टीम जाती है तो वहाँ से लोग जो है नदी में कूद जाते हैं कि वैक्सीनेट उन्हें ना कराना पड़े। तो आपको क्या लगता है, एक डॉक्टर होने के नाते, एक रिसर्चर होने के नाते, कि आखिर क्या कहाँ पर कमी रह गई कि अभी भी लोग वैक्सीनेशन के हवाले से डर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सच है कि अभी भी बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो वैक्सीन से डरते हैं, वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं, यानी एक प्रकार की वैक्सीन हेजिटेंसी है। जी, इसको कैसे दूर किया जाए? इसको दूर करने के लिए हमें जरूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा। देखिए, समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं, क्योंकि लोगों के जो डर हैं वो भी अलग अलग हैं। कुछ लोगों को ये डर लगता है कि ये वैक्सीन लगाने से उनको शायद वैक्सीन से मौत हो सकती है। अब ये बात जो है व्हाट्सएप पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे इस तरह के रूमर्स फैलाए जाते हैं जिनको लोग जल्दी से विश्वास करते हैं। तो हमें विश्वस्त सूत्र जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे लीडर्स और हमारे वो लोग जिन पर हम विश्वास करते हैं, उनके माध्यम से हमें ये बात लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, ये वैक्सीन आपको कोविड-19 की बीमारी की सीवियरिटी और उसकी घातकता से बचाती है। इस बात के लिए लोगों से बार बार बात करके उनको कन्विंस करना होगा। और दूसरी चीज ये कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो सामने आए और आके इस बात का प्रमाण दें कि उनको वैक्सीन लगाने नहीं हो रही है। काफी अहम आपने बात कही कि इस तरह से लोगों को सामने आने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम व्यूअर्स जो इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं, अगर उनके मन में भी जरा सा वैक्सीनेशन के हवाले से कोई खौफ लाहक है उन्हें, तो वो सवाल हमसे कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। और इस वक्त हमारे दरमियान एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, जिन्हें शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, लखनऊ से बात कर रहे हैं। कौन साहब, और क्या सवाल है आपका वैक्सीनेशन के हवाले से? वैक्सीनेशन हमने दोनों शॉट्स लगवाए थे कोवैक्सीन के,
जी। और उसके 2 महीने हो गए हैं, मगर थोड़ी कमजोरी नहीं जा रही है, कमजोरी लगती है और थोड़ा सा कभी कभी घबराहट भी होती है। आपने दोनों डोज ले लिए? हाँ, दोनों डोज ले लिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आपको? और कॉम्प्लिकेशन ये क्या, वो यहाँ पे लखनऊ में काफी चर्चा है इसकी, ब्लैक फंगस की चल रही है। हाँ। और उसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या बता रहे हैं लोग जिनको कोरोना हो चुका है या जिन्होंने वैक्सीन लगवा भी ली, उसके बाद भी उनको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके बचाव के लिए क्या करेंगे? ठीक है, आप अरुण डॉक्टर अरुण साहब आपको सुन रहे हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर अरुण साहब, आपने सवाल सुना? जवाब जी, आपके पहला सवाल था कि आप अपनी कोविड-19 की 2 वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, आपको कमजोरी महसूस हो रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको कमजोरी महसूस हो, और खास करके दूसरी डोज लेने के बाद भी अगर 2 हफ्ता गुजर चुके हैं तो ये आपकी कमजोरी कहीं भी वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई नहीं है। आप इसके लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें और पता करें कि ये कमजोरी और घबराहट किस वजह से है। ये किसी और वजह से हो रही होगी, बहुत कम संभावना है कि ये वैक्सीन की वजह से होगी। मैं ये आपको पूरे निश्चिंतता के साथ कह सकता हूं बात। आपका दूसरा सवाल था ब्लैक फंगस के बारे में। तो देखिए, वैक्सीन लगवाने के बाद और कोविड-19 की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है, यानी जिसने वैक्सीन ले ली है उसको अगर कोविड-19 होता भी है तो कभी इतना सीवियर नहीं होगा कि उनको ब्लैक फंगस हो। इसलिए आप इस बारे में निश्चिंत रहें। और साथ में जी अरुण साहब, इस स्थिति में होता है जब किसी कोविड-19 के मरीज को लंबे समय तक अनुचित रूप से स्टेरॉयड दिया जाता है, या वो कोविड-19 के मरीज जिनको डायबिटीज है, अगर डायबिटीज है और साथ में स्टेरॉयड की दवाई काफी लंबे समय तक दी गई तो उनमें फंगल इन्फेक्शन यानी ब्लैक फंगस की बीमारी होने की रिस्क होती है। इसलिए सही परामर्श लिया जाए, सही दवाई ली जाए, सही समय पर ली जाए, और अपने आसपास फंगस को ना इकट्ठा होना दिया जाए। देखिए, ये जो फंगस होता है ये एक छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस की तरह, जो मिट्टी में पाए जाते हैं और हवा में पाए जाते हैं। जहां पे नमी ज्यादा होती है और जहां पे जैविक कूड़ा इकट्ठा होता है और उसमें गीलापन होता है, वहां पे ये फंगस जम जाता है और उसके बाद ये हवा में आता है। तो उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में अगर हम सांस लेते हैं तो ही ये फंगस हमारे नाक से अंदर जाएगा और ये ब्लैक फंगस की बीमारी करेगा। इसलिए अगर हमने अपने वातावरण को स्वच्छ रखा है, साफ रखा है, वहां फंगस को पैदा नहीं होने दिया, तो कोविड-19 के मरीज में भी ब्लैक फंगस की बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं जिन्होंने हमें कॉल किया था लखनऊ से, हमारे कॉलर ने उन्हें जवाब मिल गया होगा। इस बीच दूसरे कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, जिनको शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हम तो श्रीनगर से बोल रहे हैं, श्रीनगर कश्मीर से। कश्मीर से आप बात कर रहे हैं, कौन साहब? और वैक्सीनेशन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका वैक्सीनेशन के हवाले से क्या कुछ सवाल है, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अरुण हमने साहब एक डोज हमने लगाया वैक्सीनेशन का। एक डोज ले लिया आपने? हाँ, ले लिया। आप दूसरा डोज लगाना है 3 महीने के बाद। जी। आप ये कहते हैं कि जो पहले वैक्सीनेशन लगाई है वही वैक्सीनेशन होनी चाहिए दोबारा। आप कह रहे हैं कि जो फर्स्ट डोज आपने जो लिया वही वैक्सीन आपको दूसरी डोज के वक्त चाहिए? हाँ, वही कहते हैं डॉक्टर, आगे लोग कहते हैं वही। मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ, जरा सही से समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत स्पीड आप बोल रहे हैं। हना जी, मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ। जब हमने वैक्सीनेशन लगाई ना पहला डोज जी, आप जो दूसरा डोज लगाना है वो वही वैक्सीन होनी चाहिए, दूसरी वैक्सीन? ठीक है, ओके, ठीक है। डॉक्टर अरुण साहब, उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन उन्होंने पहली डोज के तौर पर ली है, क्या दूसरी डोज भी वही वैक्सीन ली जाए या फिर दूसरी भी ली जा सकती है? नहीं, बिल्कुल, जो वैक्सीन आपको पहली डोज मिली है आपको दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगानी चाहिए। क्या हम
किसी दूसरी वैक्सीन की दूसरी डोज ले सकते हैं, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कुछ इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं, ट्रायल किए जा रहे हैं, जहां पे ये प्रयास किया जा रहा है देखने का कि क्या हम दूसरी वैक्सीन की दूसरी डोज ले सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में मेरा सुझाव आपको यही होगा कि आप जो वैक्सीन आपने पहली डोज ली है, दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लें। यही अभी निर्देश हैं। जी, तो ये मशवरा है, उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गया होगा। साथ ही तरीक़े इलाज को लेकर, दवाओं के इस्तेमाल को लेकर नई नई गाइडलाइंस जारी हो रही हैं अरुण साहब, और इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। लोग ये आप सोचने लगे हैं कि जो पहले बातें कही गई थी गाइडलाइंस के जरिए, तो क्या वो सही थी? जो अभी कही जा रही है कि आइवरमेक्टिन अब नहीं चाहिए, एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए, तो लोग अभी उस राह पर खड़े हैं जहाँ उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब अगर किसी को कोविड होता है, अगर कोई कोविड पेशेंट है, तो वो कौन सा तरीका इलाज इस्तेमाल करे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। देखिए, कोविड-19 एक नई बीमारी है। हमारे लोगों में इसे फैलते हुए सिर्फ 1 साल और कुछ महीने हुए हैं। इस वायरस की प्रकृति, इसका नेचर पर होने वाले इसके प्रभाव को हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, और दुर्भाग्यवश इस बीमारी ने शुरू से ही महामारी का रूप ले लिया, और एक साथ हमें लाखों की संख्या में मरीजों का इलाज करने की जरूरत पड़ी। और चूंकि नई बीमारी है, इसलिए इतना समय नहीं मिल पाया कि सही ढंग से दवाइयों का उपयोग करके जो स्टैंडर्ड ट्रायल की प्रक्रिया होती है कि हम फेज 1, फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद एक दवाई को प्रमाणित घोषित करें और फिर उसे मार्केट में लॉन्च करें ताकि लोग उसका उपयोग कर सकें। समय की इस सीमा की वजह से और जल्दबाजी की वजह से बहुत सारी दवाइयों को प्रयास किया गया। उनके नेचर को देखते हुए वो दवाइयां ट्राई की गई, और हमें जब उनमें अच्छे परिणाम निकले तो सुझाव दिए गए कि ये दवाइयां और बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे जैसे हमने उन दवाइयों का इस्तेमाल किया, यानी ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे स्टडी और रिसर्च आगे बढ़ती गई, तजुर्बे बढ़ते गए, वैसे वैसे गाइडलाइंस जारी की जाती रही। वैक्सीनेशन के हवाले से आपके भी कई सवाल हो सकते हैं, आपके दिल में कई सवाल हो, तो उन्हें जानने के लिए न्यूज़ 18 के साथ जुड़ सकते हैं। एक कॉलर और हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। कहाँ से वो मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। कश्मीर से बोल रहे हैं जी। आपका सवाल क्या है और आपका नाम क्या है? मुझे डॉक्टर साहब से ये कहना था कि हमने पहले एक डोज तो लिया है कोवैक्सीन। जी, ले लिया। ओके, तो पहला डोज आपने कोवैक्सीन लिया। आपका सवाल? बिल्कुल, लेकिन उससे हमें जो वीकनेस थोड़ी आई है, कमजोरी आई है उस वैक्सीन से। अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा है कि पहला डोज लेने के बाद आपको कमजोरी आने लगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, कमजोरी थोड़ी आई। अरुण साहब, मेरे ख्याल में दूसरे कॉलर हैं जो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें वीकनेस हो रही है। मैं एक बात तुमसे जानना चाहूंगा कि वैक्सीन लगवाए, पहली डोज लगवाने के बाद कितने दिन हो चुके हैं? शायद कॉलर का राब्ता हमसे कट गया है, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद नहीं। बिल्कुल, देखिए, वैक्सीन लगवाने के बाद पहले 24 या 48 घंटों में थोड़ी सी कमजोरी का एहसास हो सकता है, साथ में बुखार भी हो सकता है, और ऐसा लग सकता है कि शरीर जो है ढीला है। लेकिन ये टेम्परेरी इफेक्ट है वैक्सीन का। अगर होता है तो आमतौर पे 2 से 3 दिन के अंदर ये लक्षण खत्म हो जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। मैंने भी कोवैक्सीन ली है, मेरी कोवैक्सीन की दोनों डोजेज हो गई हैं। पहली डोज लगवाने के बाद पहले दिन मुझे हल्का बुखार और थोड़ी सी वीकनेस महसूस हुई थी, लेकिन 24 घंटे बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपने अभी वैक्सीन लगवाई है तो 1-2 दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जरूर आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। बिल्कुल, यानी 2 से 3 दिन से ज्यादा अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे दरमियान इस शो में जुड़ रहे हैं, चलती रहेगी जिंदगी में, कश्मीर से वो जुड़ रहे हैं। हेलो, कौन साहब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आपका सवाल वैक्सीनेशन के हवाले से क्या कुछ है? जी, मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ, बसपोरा से। जी, बोलें। आज का हमारा शो वैक्सीनेशन के हवाले से है कि मुल्क में सेकेंड फेज के तहत वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को, और कई लोग हैं जो खदशात का इजहार कर रहे हैं। क्या आपको भी कोई ऐसा खदशा लाहक है वैक्सीन के हवाले से? जी नहीं मैम, एक्चुअली मैं पॉजिटिव थी आज से 20 दिन पहले। जी,
तो अब मुझे वैक्सीन के बारे में डॉक्टर साहब से बात करनी थी, मतलब हम कब और मतलब करे या ना करे। ठीक है अरुण साहब, ये 20 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थी और अब ये सोच रही हैं क्या उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर एक कोविड पेशेंट के सही हो जाने के बाद कितने दिनों के बाद उन्हें टीका लेना चाहिए? जी, कोविड पेशेंट के जिस दिन हम टेस्ट कराते हैं, जिसे हमें टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, उसके 3 महीने बाद और हमें कोरोना वैक्सीन ले लेनी चाहिए। 3 महीने तक इंतजार करने के बाद हमें कोविड-19 की वैक्सीन ले लेनी चाहिए। अगर इस बीच कोई लेना चाहता है, मान लीजिए उसको 1 महीना हुआ कोरोना निगेटिव हुए, तो क्या वो वैक्सीन नहीं ले सकता? 3 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए लेने में मनाही नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन कितनी कारगर होगी। वैक्सीन का काम एंटीबॉडी बनाना है, और जब हम कोविड-19 से इन्फेक्टेड होते हैं तो जो वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है उसकी वजह से भी एंटीबॉडी बनती हैं। तो जब एंटीबॉडी 3 महीने तक कोविड इन्फेक्शन की वजह से मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, तो मैं जितने दिन बाद अपनी वैक्सीन लूंगा उतना ही अच्छा रिएक्शन आएगा और एंटीबॉडी उतनी ज्यादा बनेगी। अगर पहले लेते कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, क्योंकि दफ्तर में कई ऐसे हमारे कलीग्स हैं जिन्हें कोविड हुआ, लेकिन उसके 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर उन्होंने वैक्सीन ले ली, तो कोई साइड इफेक्ट की बात तो नहीं? नहीं, उसमें कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं है। जो ऑप्टिमम एंटीबॉडी वो सबसे अच्छा बनता है जब हम 3 महीने इंटरवल के बाद लेते हैं। पहले लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाजरीन को ये समझना होगा कि अगर आप कोविड से मुतासिर रहे और आप कोरोना का टीका लेना चाहते हैं तो बेहतर वक्त है कि 3 महीने के बाद ले। अगर उससे पहले ले रहे हैं आप तो कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर अरुण साहब का यही कहना है। हमारे शो में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलती रहेगी जिंदगी के नंबरात जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कई कॉलर्स हमसे जुड़े जिन्हें वैक्सीनेशन के हवाले से खदशात थी, उनके तमाम खदशात को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अरुण के शर्मा साहब जो कि डॉक्टर है हमारे दरमियान मौजूद हैं। साथ ही साथ अरुण साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं, जैसे कि हमने कोरोना की दवाइयों के और तरीक़े इलाज के हवाले से बात की, बहुत सारी सवाल इस हवाले से भी जुड़े होते हैं, क्या एक प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो किस मंथ में वो ले सकती हैं? इस हवाले से भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। देखिए, पहले जो ट्रायल हुए थे उन ट्रायल्स गर्भवती महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लेने से मना किया जा रहा था। अब ट्रायल हुए हैं जिनमें ये देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं में भी कोविड की वैक्सीन लेना सुरक्षित है। लेकिन ये वैक्सीनेशन लेने से पहले हर गर्भवती महिला को मेरी ये सलाह होगी कि वो जिन गायनेकोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं या जिनसे कंसल्ट कर रही हैं, पहले उनसे बात करें और उनके सुझाव पर वो वैक्सीन लगवाएं। और वो अगर वो कोरोना पेशेंट रह चुकी हैं तो कोरोना पेशेंट अगर रह चुकी हैं तो डेफिनेटली 3 महीने तक, कम से कम हम कहेंगे कि कोविड से ठीक होने के बाद 3 महीने तक उनको वैक्सीन नहीं लगवानी है, और उसके बाद प्रेगनेंसी होते हुए भी वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, वो सुरक्षित है, उसमें कोई मनाही नहीं है। जी, तो प्रेग्नेंट लेडीज के हवाले से जो सवाल खड़े होते रहे हैं कि क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं लगवा सकती हैं, तो डॉक्टर अरुण साहब का ये मशवरा है कि पहले वो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जिनसे वो तमाम जांच के दौरान मिलती रही हैं, उनसे पहले कंसल्ट करें, फिर उसके बाद इस हवाले से कोई फैसला लें। साथ ही आप भी कई तरह के सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलती रहेगी जिंदगी में प्रोग्राम हमारा जारी है। 3:30 बजे से प्रोग्राम की शुरुआत होती है। न्यूज़ 18 उर्दू पर अपनी नौयत का एक प्रोग्राम है जिसमें हमें आपकी फिक्र होती है, लिहाजा हम डॉक्टरों से मशवरे लेते हैं और आपके लिए, ताकि आपको घर बैठे मशवरे मिल जाएं और वैक्सीनेशन के हवाले से जो आपके अंदर खदशात हैं वो तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसीलिए हम खास पैनल को मदऊ करते हैं ताकि आपकी तमाम परेशानियों को घर बैठे ही दूर किया जा सके। तो आप भी देर मत कीजिए, फ़ोन उठाइए और फोन घुमाइए। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहां से? हेलो हेलो, मैं सलीम से बोल रहा हूँ जी। हेलो साहब, कौन? मैं सलीम से बोल रहा हूँ जी, थोड़ा सा धीमी रफ्तार में बोलिए। जी, मैं अनंतनाग से बोल रहा हूँ, अनंतनाग कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, आप बोले अपना सवाल। वेलकम।
हमारा जो पहला वैक्सीन हुआ था वो हुआ था 29 मार्च को, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा दूसरा डोज नहीं आया है। इसके लिए हमें क्या करना है? ठीक है, अरुण साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। आप सवाल को सुनते रहे। इस बीच हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ चुकी हैं जिनका कुछ देर पहले प्रोग्राम की शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन कराया था। एक बार फिर से डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अरुण साहब, आप जो हमारे कॉलर थे उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। 29 मार्च को उन्होंने फर्स्ट डोज लिया था और अभी तक कह रहे सेकेंड डोज का उनको टाइम अभी नहीं मिला है, तो अब वो क्या करें? देखिए, 3 महीने का तो हम समय बता ही रहे हैं कि 6 से लेके 12 हफ्ते के बीच में कभी भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। 19 मार्च को अगर उन्हें पहली डोज मिली थी तो अभी उनके करीब 10 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्ते का समय अभी भी है उनके पास और वो इन 2 हफ्तों में वैक्सीन लगवाने का प्रयास करें। और मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि 12 हफ्ते पूरे होने के बाद आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उसके बाद भी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का अगर विलंब होता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अपने दूसरे डोज जरूर लगवा लें। ठीक है, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी साहिबा, हम ये देख रहे थे कि कोरोना के केसेस में लगातार कमी आ रही है। इस बीच अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो सेकेंड फेज के तहत हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन इस बीच इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे और कल हमने देखा कि पीएम मोदी ने सभी के लिए मुफ्त में वैक्सीन फराहम करने का ऐलान किया। इस बड़े कदम को आप किस तरह से देखती हैं? स्वाति साहिब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही जी। जी, देखिए, एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम है जो भारत सरकार ने लिया है, क्योंकि लगातार आप देख रहे थे कि पिछले कुछ समय से वैक्सीन को लेकर के बहुत ज्यादा चुनौतियां राज्य सरकारों के सामने आ रही थी। ऐसे में सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम लिया है जिससे कि अब सभी लोगों तक मुफ्त वैक्सीन सरकार के द्वारा पहुंचेगी और जो राज्य सरकारें हैं उन्हें भी अब इसके अलावा जो बाकी काम है, वितरण के काम है, सर्विलेंस के काम है और जो आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, आने के लिए दुरुस्त करना है, उन सब चीजों में लगने का वक्त मिलेगा। तो वो अपनी एनर्जी को उस तरफ जो है अब डाइवर्ट एनर्जी और पैसे को भी, जो 25% हिस्सा जो खरीद रहे थे वो पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकती हैं राज्य रियासतें। सरकार ऐसे फैसले लेती है तो बहुत सारा करप्शन भी रुकता है और लोगों को जो पहले स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा था, वो जो कठिनाइयां भी सामने आ रही थी वो भी अब जो है सॉल्व हो जाएंगी। तो लोगों के लिए अब वैक्सीनेशन जो एक पूरी प्रक्रिया है वो काफी सुचारू हो जाएगी और काफी जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जिससे कि उनको वो दिक्कतें सामने नहीं आएंगी जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखी है। जी, लेकिन स्वाति साहिबा, सवाल ये भी उठ रहा है कि अब जब मुफ्त में वैक्सीन सभी को फराहम करने की बात कही गई है तो पहले ही मरकज केंद्र सरकार रियासतों को नहीं दे पा रही थी वैक्सीन। अब ऐसे में जब मुफ्त में देना होगा तो क्या वो मैनेज कर पाएंगे? देखिए, अगर आप सरकार के जो इस वक्त उन्होंने रिलीज भी किया है अपना वैक्सीनेशन पूरी पॉलिसी जो रिलीज करी है, उसमें भी अगर आप देखें तो लगातार हर महीने हमारे पास कई करोड़ डोजेस में इजाफा होने जा रहा है। जरूर ये आने वाले 2 महीने ऐसे हैं, जून और जुलाई, जिसमें हम अभी भी वैक्सीन की कमी को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही जुलाई खत्म होगा हमारे पास काफी अच्छी मात्रा में वैक्सीन आने जा रही है, जिससे कि लोगों को इसका फायदा हो सकता है। और जब तक हमारे पास वैक्सीन की इन 2 महीने कमी है तब तक जरूर सरकारों को एक नीति बनानी चाहिए कि किस तरह से हम उन लोगों को ज्यादा प्राथमिकता पर वैक्सीन दें जो बाहर निकल रहे हैं, जिनको हम अनलॉक में बाहर निकलने के लिए जिनको हम अनुमति दे रहे हैं, चाहे वो लोग हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, मार्केट में बैठने वाले लोग हैं या जो ऑफिसेस जाने वाले लोग हैं, क्योंकि अब ये लोग संपर्क में ज्यादा आएंगे दूसरे लोगों को। तो अगर हम थोड़ा सा नीति में संशोधन करें और थोड़ा समझदारी से इन लोगों को पहले वैक्सीन दें तो मेरे ख्याल से जो ये वैक्सीन की कमी आने वाले 2 महीने की हमारे पास है, इसको हम बहुत समझदारी से इस्तेमाल कर सकेंगे इसका, और इसका हमें फायदा होगा ज्यादा। और जैसे ही हमारे पास और ज्यादा वैक्सीन आ जाएंगी, क्योंकि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे और जो बाकी और तमाम तरह की नई वैक्सीन भारत में आ रही है, उन सबको जैसे ही हमारे पास और अच्छी मात्रा में वैक्सीन आ जाती है, फिर हम और आसानी से बाकी लोगों तक वैक्सीन दे पाएंगे। और बच्चों की भी वैक्सीन आने की उम्मीद है कि इस साल जल्द ही हमारे पास वो भी होगी, तो जरूर का शुरू हो जाएगा। अरुण साहब, आखिर में आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, अगर कोई एलर्जी है किसी पर्सन को तो क्या वो भी कोविड का टीका लगवा सकता है? देखिए, अगर किसी को सॉरी अरुण साहब।
हाँ, जो आमतौर पे कॉमन एलर्जी हम जिनको कहते हैं कि किसी के एलर्जिक राइनाइटिस है, यानी सर्दी जुकाम लग जाता है, नाक बहने लगती है, या किसी को आंख में एलर्जी है, जल्दी इचिंग हो जाती है, या स्किन पे एलर्जी होती है, ये माइल्ड एलर्जी होती है। ऐसी एलर्जीज में वैक्सीन लगवाने में कोई दुविधा नहीं है, कोई मनाही नहीं है। हाँ, किसी को अगर कभी ऐसी सीवियर एलर्जी हुई है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है या इंट्रावेनस रूट से स्टेरॉइड की दवाई लेनी पड़ी है, इस तरह की अगर पहले हिस्ट्री रही है तो ऐसे लोगों को पहले अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। वो हर मामले में यही है कि आप जिससे दवाई ले रहे हैं कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से मशवरा लें। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमान का हमारे प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में शामिल होने के लिए और अपने मुफीद